हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सलेंट माइंड गेम कोचिंग क्लासेस। हम लोग आज आपसे बात करने वाले हैं कि कैसे यूपीएससी की तैयारी की जाए और आपको एक्सलेंट माइंड गेम किस चीज़ में आपको हेल्प करेगा और कहां से स्टार्ट करना है। क्योंकि दो तीन चीज़ें यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक होती है आपकी पंक्चुअलिटी, एक होता है आपका डेडिकेशन, एक होता है आपका कमिटमेंट। ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको डेडिकेशन होना जरूरी है, उतना ही आपको उसके प्रति कमिटमेंट भी देना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रैटेजी बाकी तो हम बात करेंगे कि कैसे आपको तैयारी, कैसे स्टेज वाइज आपको यूपीएससी में कैसा पेपर आएगा, किस तरह के पोस्ट मिलते हैं, सब कुछ। लेकिन यदि आपको बोला गया, मैं तो बोलता हूं कि वर्ल्ड के यदि टॉप 3 या टॉप 5 एग्जाम है, उसमें से सेकेंड नंबर पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि तैयारी कहाँ से, स्टार्ट पॉइंट अपने को कहाँ से रखना है और कहाँ तक आपको जाना है। देखो, दो चीजें होती है। लोग बोलते हैं प्रीलिम्स की तैयारी मैं कर लेता हूँ, फिर मेंस की करता हूँ, फिर इंटरव्यू की करता हूँ। नहीं, पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि तैयारी कहाँ से किया जाए, कब किया जाए, वो भी ज्यादा जरूरी है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करती है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करती है, बट हम जो आज बात करने वाले हैं वो सिविल सर्विसेज की एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो हम अब सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सबसे पहले क्या होता है कि पोस्ट क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन से पोस्ट के लिए आप सर्व करोगे, जॉब ड्यूटी करोगे या क्या है, उसके बारे में पहले बात करेंगे। आफ्टर दैट हम बहुत कुछ बात करेंगे। तो पहले पोस्ट ऑफर, हम ये तीन जो पोस्ट है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये इसको हम ऑल इंडिया सर्विसेज भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज में ये सारे पोस्ट है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जो कि स्टार्ट, लोग समझते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का मतलब होता है कलेक्टर। कलेक्टर नहीं होता है उसका मतलब। कलेक्टर तो उसके स्टार्टिंग के जॉब है, उसके बाद एक्चुअली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आईएएस की जर्नी स्टार्ट होती है, तब तक स्टार्ट नहीं होती है। इंडियन फॉरेन सर्विस, आपको पता होगा कि इंडियन फॉरेन सर्विस में क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा। बट इंडियन फॉरेन सर्विस, जैसे हमारे ब्रांड एम्बेसडर वगैरह रहते हैं दूसरे कंट्री में, एम्बेसडर वगैरह, उनका स्टार्ट रहता है। इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस का मतलब लोग समझते हैं एसएसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नहीं, उसका भी मतलब वो नहीं होता है, वो तो स्टार्टिंग जर्नी है। आफ्टर 10 इयर्स आपके जो आईपीएस का जर्नी स्टार्ट होता है, तो उस सब के बारे में आपको और डिटेल हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है। तो ये सारे पोस्ट होते हैं। ग्रुप ए में 19 पोस्ट होते हैं और ग्रुप ए में 19 पोस्ट होते हैं, सब यहाँ पे दिया गया है ग्रुप लास्ट में। और फिर ग्रुप बी में 5 पोस्ट होते हैं। ठीक है, ग्रुप बी में भी 5 पोस्ट होते हैं। ये सब आप देख लेना, हमारे वेबसाइट पे भी है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, पहला नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन फैब में आता है, प्रीलिम्स की एग्जाम मई में होती है और सिविल सर्विसेज मेंस की एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होती है, इंटरव्यू मार्च में होता है, रिजल्ट फिर मई में आ जाता है। तो पूरा साइकिल जो है वो 1 ईयर का ही हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है, एग्जाम मई से, रिजल्ट मई में आता है, तो पूरा 1 ईयर का साइकिल होता है। तो आप जब एग्जाम स्टार्ट करते हो, तैयारी जो करते हो वो एक अलग चीज हो गई, जब एग्जाम भी स्टार्ट करते हो तो 1 ईयर का साइकिल है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, फिर इंटरव्यू में क्या होता है, वो सब हम आपको बाद में बात करेंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमारा वेबसाइट है emgc.in, इस पे जाओगे तो आपको डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे भी हमने दिया हुआ है, बट मैं आपको मतलब थोड़ा बहुत इसमें से बताता हूँ। जैसे ओपन कैटेगरी के लिए, सबके लिए एक चीज कंपलसरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होता है वो डिग्री होना ही चाहिए, चाहे वो जनरल से आए, ओबीसी से आए और SC ST से आए। ठीक है, एज जनरल वालों के लिए 21 to 30 ईयर्स है, 4 अटेम्प्ट मिलता है। बट अभी कैसा हो गया है, ये 32 ईयर है, या पहले 30 ईयर्स था, जो कि अब 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन इनको भी मिला हुआ है। ये 4 अटेम्प्ट जो है वो 6 अटेम्प्ट हो चुका है। ठीक है,
उसके बाद ये लेकिन फिक्स नहीं है कि 6 अटेम्प्ट कितने दिनों तक रहेगा। वो आप लोग को पता होगा 2009-10 में जब सीसैट आया था, तब हिंदी भाषी स्टूडेंट जो थे उन लोगों ने कुछ आंदोलन किया था 2014-15 में। आपको शायद याद होगा उस टाइम पे नरेंद्र मोदी की सरकार गवर्नमेंट आई थी, तब की बात है। तो उस टाइम पे तो इन्होंने 2 इयर्स का उनको एक्सटेंड किया था, जो अभी तक चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। सेम यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए 21 to 35, ये 33 इयर्स ही है, 2 इयर्स का उनको भी मिला हुआ है रिलैक्सेशन। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, वो फिक्स नहीं है कब तक है, बट वो चल रहा है, तब तक चल रहा है। 7 अटेम्प्ट है प्लस 2 अटेम्प्ट उनको भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद SC/ST वालों के लिए 21 to 38 इयर्स है, 35 ही है उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है। उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब मैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट इसलिए बोल रहा हूँ, 11 अटेम्प्ट मिलेंगे, बट वो अनलिमिटेड में ही हो जाता है। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इस पे डिस्कस कर सकते हो कैसे क्या है। आप और डिटेल में जाकर के हमारे वेबसाइट पे आप सब कुछ चेक कर सकते हो। ये बाकी फिजिकल वालों के लिए है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए। ये आप सर्च करोगे आपको सब कुछ मिल जाएंगे कि सबका एज वगैरह हम लोग डाले हुए हैं वेबसाइट पे भी, तो आप उसको चेक करोगे तो आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएंगे। अब ड्यूटीज ऑफ IAS ऑफिसर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बात किया था कि ड्यूटीज ऑफ IAS ऑफिसर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ कलेक्टर बन जाना। यहाँ पे दिया भी है द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो दिया गया है कि क्या क्या ड्यूटीज होते हैं, फंक्शन IAS ऑफिसर का क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, पॉलिसी इम्प्लीमेशन होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये सब कुछ आपको डिटेल में आप उसके बारे में पढ़ोगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पूरा एग्जाम के बारे में, तो मैं इतने डिटेल में आपको इसलिए मैं अपना PPT यहाँ पे शो कर रहा हूँ और हमारे वेबसाइट पे भी है, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब हो गया। वैसे ही ड्यूटीज ऑफ IPS ऑफिसर का क्या क्या ड्यूटी होते हैं, सिक्योरिटी वाइज अपना ये सब आपको दिया गया है यहाँ पे, वो आप देखोगे। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, ये मेन ड्यूटी जो IPS ऑफिसर का होता है, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्यूटीज ऑफ IPS ऑफिसर में। फिर वही दिया गया है जो मैंने एक ही लाइन में आपको बता दिया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बाकी उसकी जर्नी तो स्टार्ट होती है सिक्योरिटी वाइज, हर चीज में होम मिनिस्ट्री के अंदर जो होते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हम मेन चीज, ये तो हो गया कि जॉब मिलने के बाद आप करोगे कैसे क्या, लेकिन मेन होता है जॉब मिलेगा कैसे, आप एग्जाम क्लियर कैसे करोगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, ठीक है। ग्रुप पार्ट ए प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम एग्जाम का पैटर्न जो होता है, पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज, पेपर 2 होता है जनरल एप्टीट्यूड। 200 मार्क्स के होते हैं, ये भी 200 मार्क्स के, 2 आवर्स का। इसमें आपको 100 क्वेश्चन होता है, इसमें आपको 80 क्वेश्चन। ये आपको क्वालिफाइंग पेपर होता है, ये आपको कट ऑफ पे आता है, ठीक है। अब बात हम करते हैं जब हम प्रीलिम्स एग्जाम की जब बात हम करते हैं, तो प्रीलिम्स एग्जाम में हम आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहली बात समझ लो, मेंस की तैयारी होती है, प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती है। प्रीलिम्स जो होता है वो प्रैक्टिस की चीज है। आप मेंस की तैयारी करो, प्रीलिम्स आपको प्रैक्टिस करने से हो जाता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी, प्रीलिम्स की, ठीक है। कहां से स्टार्ट करना है, क्या करना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रीलिम्स में। जो मैंने बताया स्टार्टिंग में ही बता दिया था, प्रीलिम्स का एग्जाम मई में होता है। आप कोविड के टाइम में थोड़ा सा एग्जाम का जो ये शेड्यूल है वो चेंज हुआ था, बट फिर से वो लोग UPSC वाले ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे पहले अपना टाइम शेड्यूल टाइम पे किए आफ्टर कोविड, ठीक है। मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, निगेटिव मार्किंग 0.23 1/3 होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो आपको निगेटिव मार्किंग के बारे में दे दिया गया है। आपको पेपर 1 में पासिंग क्राइटेरिया वगैरह है, कैसे उसके मतलब प्रीलिम्स से आप क्लियर करके मेंस में जाते हो, मेंस में क्या रहता है वो सब। एक चीज सोचनी है कि प्रीलिम्स में यदि ऑल ओवर इंडिया से
टोटल फॉर्म आते हैं 5 to 6 lakhs। तो आप बोलोगे वैकेंसीज कितने रहते हैं? सिर्फ 1000 वैकेंसी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि कैसे तैयारी करना है यार, 5 से 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और सिर्फ हमें कितना 1000 वैकेंसी है, तो मेरा कैसे होगा? तो सबसे पहले मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ये जो 2 चीजें होती है वो देने वाले लोग सिर्फ 10% है। तो आपको ये डिसाइड करना है मुझे 10% लोगों में आना है या मुझे 90% लोग। 90% लोग ऐसे होते हैं, अरे मेरे चाचा का लड़का IAS बन गए, मुझे पापा ने बोला तैयारी करना है तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, फिर आप नहीं कर रहे हो तैयारी करना है तो आपको उसके प्रति कमिटमेंट होनी चाहिए, उसका डेडिकेशन होना चाहिए और आपको पंक्चुअल भी होना चाहिए। ठीक है ना, एक शेड्यूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज मैं 10 आवर पढ़ रहा हूँ, अगले दिन 24 घंटे पढ़ ले रहा हूँ और फिर 10 दिन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। फिर आपकी तैयारी वैसे ही रहेगी जैसे मतलब सब लोग करते हैं। आपको यदि 10% लोग जो कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करो, 10% को 6 लाख में से माइनस कर दो। ठीक है, 10% लोगों को यदि आपने 6 लाख लोगों में से माइनस कर दिया तो कितना होगा? 90% लोगों को माइनस कर दिया तो कितना बचे? सिर्फ 50 to 60,000। तो अब आपका कंपटीशन कितने लोगों के साथ रहेगा? 50 to 60,000 जो प्रीलिम्स से मेंस में जाएंगे। ठीक है, वही फिर उसमें आप मेंस में कितने लोग जाएंगे? 20 to 25,000 लोग। ठीक है, 60,000 के साथ आपका कंपटीशन है, मेंस में कितने गए? सिर्फ 20 to 25,000। ठीक है, अब वो आपको चेक करना है कि मुझे मतलब कितने लोग, मैंने बताया था 60,000 के साथ कंपटीशन है, उसमें आपको 22,000 में आना है या 20,000 में आना है, तब आपकी तैयारी हो रही है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि मुझे किन लोगों से कंपटीशन करना है, कैसे करना है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कमिटमेंट और डेडिकेशन। अब हो गया सिलेबस, प्रीलिम्स एग्जाम की सिलेबस। ये जनरल स्टडीज के पेपर हो गए 2 आवर्स का, करंट इवेंट्स हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। उसके बाद इंडियन पॉलिसी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद जनरल इशू एंड ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ये हो गया, जनरल साइंस हो गए। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज में। हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है, हम अब जब करंट अफेयर्स पे बात करेंगे तो करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली क्या पढ़ना है? न्यूज़पेपर सिर्फ आपको करंट अफेयर्स के लिए ही हेल्प नहीं करता है। आप जो आगे चल के मेंस के एग्जाम होंगे तो उसमें आपको जो रिटेन एग्जाम होता है, जैसे ऐसे वगैरह लिखना है, तो उसमें भी आपको हेल्प होता है। तो आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं। हम क्यों बोलते हैं कि द हिंदू पढ़ो? द हिंदू आपको एक तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छा आएगा, दूसरा जो उसके आर्टिकल्स रहते हैं वो आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है, सेंटेंस बनाने में आपको बहुत हेल्प होता है। आपके पास वर्ड बैंक आते हैं, न्यू वर्ड होते हैं कि हाँ आप कैसे एक सही चीज को सही तरीके से मतलब रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे इसलिए थोड़ी पूछ रहे हैं वो लोग कि आपका ग्रामर सही है या नहीं। आप किसी चीज को, आपको कोई इशू आया तो आप उस इशू को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ये सबसे बड़ी चीज होती है कि आप इशू को प्रेजेंट करने आना चाहिए। ठीक है, दे दिया फॉर एग्जांपल दे दिया गया कि इंडिया में अपना आतंकवाद पे लिखना है। ठीक है, तो अब आप कैसे लिखते हो? आपकी सोच क्या है? सिर्फ आपकी सोच आतंकवाद मतलब जो कश्मीर में चल रहा है वो है, या नक्सलवाद भी है? ठीक है ना, नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़ में चल रही है, या जो ईस्ट में चल रहा है, या अरुणाचल प्रदेश में कुछ इशू चल रहे हैं, या आसाम में चल रहे हैं, तो आप उसको कैसे प्रेजेंट, तो आपको वो सब कुछ आपको समेट के लेना है। तो वो चीज़ आप तभी कर सकते हो जब आप अच्छे से न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, किसी का आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक टॉपिक पे आप कैसे बहुत कुछ को समेट सकते हो कुछ लिमिटेड लाइंस में, वो आपको आना चाहिए, तब जाकर के होता है। दूसरा हो गया करंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये तो वो दे दिया गया है। जैसे आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंशियंट पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है और मेडिवल पढ़ना है, तीनों पढ़ना है, ठीक है। हमें वहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है? मुझे मोहनजोदाड़ो से स्टार्ट करना है एंशियंट में, या मुझे इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न से स्टार्ट करना है, मुझे एनसीईआरटी के कौन से बुक पढ़ने हैं, ठीक है ना, या मुझे कुछ और पढ़ना है, मुझे थापर का हिस्ट्री पढ़ना है, या मुझे डीएन झा का पढ़ना है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, कि क्या आपको बेहतर होगा उस चीज के लिए। फिर आ जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप कैसे पढ़ते हो? इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, तो आपको दोनों चीजें अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, यहाँ पे वैसे भी हम दे दिए हुए हैं कि पंचायती राज से पढ़ना है, मतलब पंचायती राज से प्रेसिडेंट तक पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स अच्छे से रीड करना है, अमेंडमेंट कब क्या हुआ है, सब कुछ आपको अच्छे से करना है, तब जाकर के आपकी तैयारी होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत का आप इंडियन पॉलिटी पढ़ो, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने जो नॉलेज दिया हुआ है वो बेहतर तरीके से आपको डिस्क्राइब किया हुआ, आपको हेल्प होगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गए, बजट आया, बहुत लोगों को नहीं पता, तैयारी कर रहे हैं, बजट से कोई मतलब नहीं। बजट कैसे गवर्नमेंट बना रही है, क्या फाइनेंस, अभी हम बोल रहे हैं कि हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या हमारा जीडीपी है, कैसे हम लोग ने मतलब 2024-25 का बजट में हमने इंटरेस्ट रेट क्या दिया है वर्ल्ड बैंक को या वर्ल्ड को, वो सब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। उसके बाद इन्वायरमेंट पे हो गया, और जनरल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बेसिक सा होता है, लेकिन वो भी पढ़ना पड़ता है, वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है, कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना टाइम किस पे देना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे टाइम डिवाइड कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर 2 जनरल एप्टीट्यूड। इसमें इंग्लिश जो होता है, इसमें दिया गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज हो गया, उसके बाद अपना दूसरा ये कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, ये सब। लेकिन मेन जो होता है वो ग्रामर पार्ट होता है, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको आरसी का सबसे ज्यादा आरसी पे डिपेंड करता है, और ये जो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये टफ हो गया था, इसीलिए जो 2 अटेम्प्ट बढ़ाए थे या कुछ भी, वो इन्हीं सबों के लिए हुआ था। बिकॉज कैसा होता है कि जो आईआईटी और आईआईएम बैकग्राउंड वाले आते हैं उनको ईजी हो जाता है, बाकी लोगों को थोड़ा टफ होता है। आप बोलोगे कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, 33% लाना है, 66 मार्क्स लाना है, वो तो हो जाएगा, नहीं होता है, क्योंकि वो लोग उसमें बेहतर होते हैं हमसे, तो वो आईआईटी आईआईएम वाले को ज़्यादा मतलब हेल्प कर देता है। तो हमको इस पे भी फोकस करना है, उनको भी फोकस करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, बट हम जो दूसरे हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, या जो बैकग्राउंड जिनका आईआईटी और आईआईएम नहीं है, मैथ्स नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, उनके लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। वो हम बाद में बताएंगे। लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गए, मैथ्स कैसे आप मतलब कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। मैथ बहुत एडवांस मैथ्स नहीं होता है, बट ट्रिकी मैथ्स होता है, ठीक है। स्पीड होता है, कैसे आपको स्पीड मेंटेन करना है, ठीक है। आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आया, आप उसको कैसे विद इन 40 सेकेंड आप सॉल्व करते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस एग्जाम का पैटर्न पे, ठीक है। इसमें पहले ही दे दिया गया, जो प्रीलिम्स क्लियर करेगा वही मेंस में जाएगा, ठीक है। तो हमको लेकिन तैयारी मेंस की ही करनी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तभी जाकर के हम प्रीलिम्स भी क्लियर करेंगे और मेंस भी क्लियर करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद ही आप मेंस दोगे। नेक्स्ट आपको क्या क्या इसमें पेपर पैटर्न वगैरह होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है ये सब। मेंस एग्जाम 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है, सबको पता है, एक इंग्लिश और दूसरा आपको कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो जो कि इंडियन 8 शेड्यूल में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, पारसी हो गया, मैथिली हो गया, ये सारे लैंग्वेज आपको 8 शेड्यूल में जो आते हैं वो, ठीक है। उसके बाद ये होता है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए जो पेपर आते हैं वो, ठीक है। वो दोनों 300 के पेपर है, वो क्वालिफाइंग पेपर है, जो पहला जो क्वालिफाइंग पेपर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा मेरिट लिस्ट के लिए काउंट होगा, वो पहला ऐसे
जैसे मैंने बताया, जिस लैंग्वेज में बाकी के पेपर देते हो उस लैंग्वेज में आप ऐसे दे सकते हो। कोई भी इंडियन 8 शेड्यूल में जो आते हैं उसमें आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 250 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आते हैं पेपर 2 जनरल स्टडीज 250 मार्क्स। उसके बाद पेपर 3 250 मार्क्स जनरल स्टडीज के। फिर पेपर 4 जनरल स्टडीज के 250 मार्क्स। फिर पेपर 5 जनरल स्टडीज के 250 मार्क्स। उसके बाद आते हैं अपना पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट, और फिर 2 पेपर होते हैं 6th एंड 7th जो होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के 250 मार्क्स के पेपर होते हैं। ये पेपर आपको आप चूज कर सकते हो। वो लिस्ट है कौन कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि क्या क्या आप चूज कर सकते हो कौन से सब्जेक्ट से, और कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये भी ध्यान में रखना रहता है। कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे उसके बारे में। टोटल 1750 का होता है मेंस, और इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। लेकिन जो फिर मेंस क्लियर करेगा वही इंटरव्यू के लिए जाएगा, ठीक है ना। जो भी क्लियर करता है मेंस वही इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। टोटल 2025 का होता है, जिसपे आपको रैंकिंग मिलती है, जिसपे आपको पोस्टिंग होती है, और आप IAS ऑफिसर बनते हो, ठीक है। ये मेंस एग्जाम का पेपर हो गया। अब इसमें दिया गया मेंस एग्जाम के पेपर पैटर्न भी दिया है। जनरल स्टडीज में क्या हो, 1 में क्या है, जनरल स्टडीज 2 में क्या है, जनरल स्टडीज 3 में क्या है, जनरल स्टडीज 4 में क्या है, ठीक है। ये सब पेपर आपको दिया गया है। ये आप अपना हमारे वेबसाइट पे या यहाँ पे भी PPT शो कर रहा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, आप लिस्ट देख सकते हो और चूज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया हुआ है वही सब्जेक्ट से कर सकते हो। आप कोई भी सब्जेक्ट से कर सकते हो जो यहाँ पे लिस्ट में है। आप कोई भी सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल रख सकते हो, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम बाद में मैं अपना नंबर भी दूंगा, तो आप उस पर कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा नहीं है, कैसे कर सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अब इंटरव्यू, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो मेंस क्लियर करेगा वही इंटरव्यू में जाएगा। इंटरव्यू कहाँ होगा, धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये जाना हर UPSC हाउस, जिसको हम धौलपुर हाउस बोले या UPSC हाउस भी बोलते हैं, जो हम जैसे लोग UPSC की तैयारी कर चुके हैं या स्टूडेंट को, उनके लिए वो UPSC हाउस एक ड्रीम होता है। वहां पे पहुंचना, वहां पे पहुंच गए मतलब आपका 90% ड्रीम कंप्लीट हो गया कि हाँ मैं उस ऑफिस में गया, वहाँ पे बैठा, वहाँ पे इंटरव्यू दिया। ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसके लिए फिर से मैं बोलूँगा 2 चीज बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, कमिटमेंट, डेडिकेशन। ये 2 चीज रखोगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे पहुँच जाओगे तो आप फिर आप IAS ऑफिसर या जो भी सिविल सर्विसेज में पोस्ट मिलते हैं वो मिलेंगे, फिर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इंटरव्यू में जो पैनल होता है, वो पैनल 5 लोगों का पैनल होता है। ये नहीं पता, ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी को कि पैनल में कौन बैठा है। ये सिर्फ पता होता है कि जो पैनल हेड करते हैं वो UPSC के मेंबर होते हैं, ठीक है। बाकी आपको रिटायर्ड जज हो सकते हैं, कर्नल हो सकते हैं, IAS सीनियर IAS ऑफिसर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन मेरा इंटरव्यू लेगा। आपका प्रोफाइल पहले सबमिट होता है, आपको पहले सबमिट करना पड़ता है आपका प्रोफाइल। लोग जो बोलते हैं कि क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, इस तरह के से आ रहे हैं, 80% क्वेश्चन आपके प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन होता है। जो आपने प्रोफाइल सबमिट किया होता है उसी से क्वेश्चन होते हैं। 30 to 60 मिनट का इंटरव्यू होता है। जब इधर उधर की बातें 2 ही कंडीशन में होती है, या तो आपने सब कुछ बता दिया है, उनको पूछने के लिए कुछ नहीं है, या तो आपने कुछ भी नहीं बताया तब भी उनको ये पूछने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तब जाकर के इधर उधर के क्वेश्चन होते हैं। नहीं तो 80% क्वेश्चन आपके प्रोफाइल बेस्ड होते हैं कि कैसे आप सर्व करोगे, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी सोसाइटी बैकग्राउंड क्या है। आप जब एक IAS ऑफिसर बनते हो तो आपकी सोच क्या है, आप कैसे सोचते हो, आपकी थिंकिंग पावर क्या है, आप ये सोसाइटी के बारे में अपनी क्या राय रखते हो, उसी सब पे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो वो सब आप वैसे तैयारी करोगे तो धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगा।
तो हम बाद में बात कर लेंगे। ये सब मैंने बता ही दिया आपको कि कैसे आपको आंसर करना है, ठीक है, कैसे आपको स्मार्ट, देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन हो गया, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, उसको काउंटर क्वेश्चन जो वो पूछ रहे हैं, आप उस पर क्या होते हो, जो आपका प्रीवियस आंसर है आप उस पर स्टैंड करते हो या आप उसको उस पर स्टैंड नहीं करते हो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप जो भी आंसर देते हो उस पर आपको स्टैंड करना है, वो सब बारे में हम बात करेंगे। और बहुत कुछ है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कि कैसे आपको इम्प्रूव करना है, ये सब, ये सैम्पल क्वेश्चंस वगैरह हो गए कि आप व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, जो मैंने पहले ही बताया कि क्यों बनना चाहते हो, क्या सोसाइटी के लिए करना चाहते हो, ये सब हो गया, ठीक है। ये सब तो क्वेश्चन ऐसे दिया गया है। अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि हम कैसे आपको हेल्प करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हमारे जो फैकल्टीज रहते हैं या टीचर रहते हैं वो आपको कैसे हेल्प करेगा, उसके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, हमारे फैकल्टी जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं और यूपीएससी की जो तैयारी करवाते हैं वो एकदम एक्सपर्ट लोगों से हम लोग करवाते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है वो यूपीएससी दिए होते हैं, ठीक है, और कम से कम 8 to 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने की, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा अप टू डेट स्टडी मटेरियल होता है, टेस्ट सीरीज हमारा बहुत बढ़िया होता है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद हमारे जो ब्रांचेस हैं वो मुंबई में 3 ब्रांच है, अंधेरी, बोरीवली, वसे, तीनों सेंटर पे हमारे यूपीएससी का बैच चल रहा है। आप उस सब के लिए इंक्वायरी कर सकते हो, हमारे emgc.in के वेबसाइट पे जा सकते हो, तो आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद मैंने बता दिया हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कैसे हम स्टूडेंट को हेल्प करते हैं, कैसे हम करंट अफेयर्स भेजते हैं, ये सब के बारे में। तो हम अब तो व्हाट्सअप हो गया, SMS हो गया, इन सब चीज़ों से हम स्टूडेंट से हमेशा कॉन्टेक्ट में रहते हैं। ये हो गया 5 लेवल प्रोग्राम, कैसे हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे उसके बारे में, ठीक है। देखो, लेवल 1 मॉक टेस्ट, हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट होता है आपका करंट लेवल चेक करने के लिए, ठीक है, कि आपका करंट लेवल क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, वहां पे फिर हम लोग कोचिंग स्टार्ट करते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे कोचिंग स्टार्ट करेंगे, कैसे तैयारी करना है, वो सब के लिए आप हमें कॉल कर लें। मेरा ये क्लासरूम कोचिंग जैसे मैंने बताया कि कैसे करना है वो सब हो गया, कैसे टेस्ट सीरीज वगैरह होगा वो, उसके बाद ये तैयारी कैसे करना है ये सब हम आपको बताएंगे बाद में। आप हमें कॉल कर लीजिएगा, जो मेरा नंबर है उस पर, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है नहीं करना है। या नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो लाएंगे तो हम सिर्फ यूपीएससी की तैयारी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से तैयारी करना है। आज तो मैंने सिर्फ आपको पेपर पैटर्न और यूपीएससी के बारे में बताया, ठीक है। एक चीज होता है स्टूडेंट खुद तैयारी करता है, स्टूडेंट को खुद तैयारी करना है। गाइड का काम सिर्फ है कि कैसे आपको बेहतर तरीके से गाइड करना है। जैसे आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में कृष्ण सिर्फ गाइड का काम किए हुए हैं, तो टीचर सिर्फ गाइड का काम। और वही होता है जब आपको कृष्ण जैसा गाइड मिल जाता है तो अर्जुन महाभारत अकेले भी जीत लेता है। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो यूपीएससी का एग्जाम को, कि आपका जो टीचर है वो कृष्ण जैसा गाइड होना चाहिए और आपको भी, लेकिन उसके लिए अर्जुन बनना पड़ेगा। जब आप अर्जुन बन जाते हो और आपके गाइड जो है वो कृष्ण बन जाते हैं, एग्जाम इजी हो जाता है, फिर आपको तैयारी करने में बहुत इजी लगता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से लास्ट एक ही चीज बोलूंगा, जो भी तैयारी कर रहे हो 2 चीजों पे फोकस रखना, एक कमिटमेंट देना, यदि तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो कमिटमेंट और डेडिकेशन, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, बाकी हम हेल्प करने के लिए हमेशा रहते हैं। आप EMGC के वेबसाइट पे जाओ, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप कभी भी कॉल करो, कोई भी हेल्प चाहिए आपको हेल्प लो, हम आपको 100% हेल्प करेंगे और हम आपको बताएंगे कैसे तैयारी करना है और किस तरीके से आपको वो टारगेट अचीव करना है, ठीक है। थैंक यू।